हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो आंसर की है उसे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था और अब हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इनके सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे ऑथेंटिक आंसर की। ठीक है, जैसे कि आप सेक्शन ए पर देखेंगे और ये देखो जो पेपर है उस पेपर का जो कोड था वो था JSK/2 और ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है जो कि 4 दिसंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, आज ही हुआ था ये। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो इसमें हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, राइट। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो 5 से डिवाइड करोगे भाई, इसको यहां करके बताता हूं मैं आपको। 3750 अगर 5 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 5 7 जा और 5 5 जा। ओके, अगेन 5 से डिवाइड करोगे इसे तो ये आ जाएगा 150, राइट। इसके बाद अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो फिर मिलेगा आपको 30 और अगेन 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 कितनी बार आ गया है आप देखेंगे यहाँ पर, तो 5 की पावर 4। तो एक्सपोनेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट आंसर होगा 4। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन दूसरे की बात कर लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड की अगर बात करोगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टच इट एट 2 अदर पॉइंट्स। ठीक है, अगर ये 2 अदर पॉइंट पे इसे टच करता है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि अदर पॉइंट पर अगर इसे टच करेगा तो देखो कोई भी ग्राफ जब ऐसे बनाया जाता था, एक्स एक्सिस ये होता था, वाई एक्सिस ये होता था और इस टाइप से कोई अगर कर्व होता था और ऐसे ऐसे, तो हम लोग उसे देखते थे कि ये टच कितनी जगह पर कर रहा है और कट कहाँ कहाँ कर रहा है। ठीक है, मान लो ये टच करके इस टाइप से कहीं निकलता है तो ये है, ये वाला टचिंग पॉइंट है और ये कट करने वाला पॉइंट है, ये टच करने वाला पॉइंट है, ये कट करने वाला पॉइंट है। इस बात को हम लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कट कितनी जगह कर रहा है, 1 2 3 4, 4 जगह पे कट कर रहा है और टच करने वाले पॉइंट कितने हैं, 2। इस बात को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से इसमें कहा गया है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसके जो कट करने वाले पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए अगर हम कट करने की बात करें तो ये कट कर रहा है कितनी जगह पर, 3 पॉइंट पर, और टच कितनी जगह पे कर रहा है, 2 पॉइंट पर। तो 3 + 2 टोटल कितने हो गए, 5। तो नंबर ऑफ रियल जीरोज, इस बात को समझ गए। रियल जीरोज का जो नंबर है वो क्या आ गया है आपके पास, 5। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से बस क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग शायद समझ पाएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया, राइट, कि ये और ये इन दोनों का एक सॉल्यूशन कोई होगा। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह पे और y की जगह पे ये वैल्यू डाल करके चेक कर लेने हैं, राइट। जो भी करेक्ट आंसर दे रहे हैं दोनों में तो वो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को डाल के चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे -1 डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 66। ओके, 66 में से अगर 32 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 34। ये देखो करेक्ट आंसर दिया, राइट। इसके बाद ये ऐसा यहां पे भी कर लेते हैं, तो माइनस का 33 और प्लस का कितना 2 डालोगे y की जगह पर तो ये हो जाएगा 64, राइट। अब 64 में से 33 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये भी करेक्ट आंसर दिया है। तो सॉल्यूशन है ये क्या है, -1, 2। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा और यहीं पे अब हम क्वेश्चन नंबर
फोर्थ की बात करें, इफ ए 3√3 0,3 C3, K आर द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो तीन वर्टेक्स हैं इसके ए बी सी, अगर ये तीनों बराबर हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन तीनों से बनने वाला ए बी जो की लेंथ जो आएगी और बी सी की जो लेंथ आएगी दोनों बराबर आएंगे। तो इससे अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो कैसी निकालते हैं, रूट के अंदर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे ये लेंथ आ गई है ए बी की। और ऐसे ही आपको लेंथ निकालनी है किसकी, BC की। तो BC की लेंथ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस K का होल स्क्वायर, ऐसे लगा सकते हैं। होल स्क्वायर कर लोगे इनका दोनों साइड में, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें पता चलेगा कि रूट हट जाएंगे। और ये वैल्यू क्या लिखी है, ये लिखी है 9 + 3, और ये क्या लिखा है 9 + K स्क्वायर। ओके, तो 9 ने 9 को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया K स्क्वायर इक्वल टू √3, और K इक्वल टू अगर √3 होता है तो K का वैल्यू आ जाएगा ±√3। तो जिसमें आपका जो आंसर है वो -√3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे टिक करोगे। अगर -√3 ना होता +√3 होता तो इसे भी टिक कर सकते थे, ठीक है। आपने शायद भली भांति से इसको समझ लिया होगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 नंबर है, इसमें कहा है D पैरेलल टू BC, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो हम इसे मतलब BPT भी लगा सकते हैं। ये देखो BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, इसमें कहा है कि AD अपॉन AB ये चाहिए हमें, तभी हम ट्रायंगल ABC और ADE का एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो लिखना क्या है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ADE, अगर इनका हमें रेशियो चाहिए तो ABC के लिए बड़ी वाली साइड क्या बनेगी, AB बनेगी, और छोटे ट्रायंगल के लिए साइड बनेगी AD। तो AB का वैल्यू क्या आएगा, AB का वैल्यू आएगा बेटा 5 और AD का वैल्यू आएगा 2। इसका हमें स्क्वायर करना होता है, इस बात को हम लोग समझ जाते हैं और जानते भी हैं अच्छे से। तो 25/4 आ जाएगा, तो रेशियो हमारा जो बनेगा 25:4 बनेगा, 25:4। ओके, चलिए ऐसे ही हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आराम से देख लेते हैं। देखो cot θ = 1/√3 है, इस बात को समझो। अच्छा एक बात बताओ कि जो आपका टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके अंदर कॉट में 1/√3 कब आता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे क्या लिख गया है, ये लिख गया है sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री। sec 60 का वैल्यू क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो cosec का हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल, इसका स्क्वायर कर दो भाई। ये आ गया कितना 4 + 4/3। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16/3। अब इसे QRD फॉर्म में लेके आ जाओ, 5 3 = 15, 1 कंप्लीट 5 कंप्लीट 1/3, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 176। अगर हमें वैल्यू दी गई है 2πr = 176, तो 2 से इसे काट दोगे तो बचेगा कितना 22/7 × r, और 176 को अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 8 आ जाएगा। ओके, 22 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो r = आ गया कितना 28। अब तुम्हें निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है बेटा। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये आ गया आपका 28। ओके, अब निकालना क्या है आपको, 1/4 × 22/7 × r², मतलब 28 × 28। देखो 7 4 × 28, तो ये कट गया 28। ओके, अब क्या करना है आपको, अब तुम्हें 28 2 का मल्टीप्लाई 28 से कर दो,
या 28 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो 28 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो 28 2 जा 56 और 5 कैरी आ जाएगा, और फिर 28 2 जा 56 तो 5 ऐड कर दोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो मीटर स्क्वायर है यूनिट इसकी, तो मीटर स्क्वायर आप यूनिट लगा देंगे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। वहीं पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। ये देखो, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, मतलब x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 3, आंसर कितना -2। इसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 और 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स की जब भी बात करता है तो 95 और 171 का हमें क्या करना है, SCF करना है। तो 19 5 जा लिख दोगे इसे, और ये 171 का मतलब होता है 19 9 जा। तो कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 19 आ रहा है, तो इसे आप 19 को टिक लगा दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आप लोग खुद बता देंगे कि 1 2 3 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 लाइन्स आर गिवन टू पैरेलल द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स 3x -2y इक्वल टू 5। देखो पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब है कांस्टेंट डज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट बराबर नहीं होंगे, बाकी का सब रेशियो पर हो सकता है। तो चलिए इसे देखो, 3 से कहीं पे 3 गुना किया गया है, तो 3 गुना करोगे तो 9 आएगा, और इसे 3 गुना करोगे तो 6 आएगा, जबकि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पे हम अगर 12 12 सब में आ रहा है तो इसका मतलब 4 गुना किया गया है, तो कर दो भाई। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 12। ओके, इसको हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया आपका 12x -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 8/। अब कांस्टेंट आप कुछ भी रख सकते हो, तो सब पे जो कांस्टेंट रखा पड़ा है वो 7 है या -7 है। तो जैसे कि -7 लेकर के इनने किया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 12x प्लस का 8/, इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर दे रहा है आपका C। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो, -7 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है ना, जब आपको इक्वेशन लिखनी होती है तब। हाँ, लेकिन हाँ 5 का 4 टाइम यानी कि 20 नहीं ले सकते, बस ऐसा ध्यान रखना, 20 नहीं ले सकते। अगर आपने 20 लिया तो ये बन जाएगा फिर आपका मैनी सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो ABCD एक कोई पैरेललोग्राम है। अच्छा, ABCD बना के चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों डायगोनल को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, तो यहां पे जब ये काटते हैं तो ऊपर काटते हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब है A और C का मिड पॉइंट बताओ। तो A और C का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 1 6/2, तो आ गया कितना 3। इसके बाद में 8 और 4 को जोड़ लो तो 12/2, तो ये आ जाएगा 6। अब D वाला जो पॉइंट है वो हमने लिया है x, y। क्या लिया है, x, y, और यहां से B वाला पॉइंट है -2, 3। अब इन दोनों को अगर लगाते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो ये बनेगा x -2/2, y + 3/2। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो हमें पूछा गया है ऑर्डिनेट, तो हम फाइनली ऑर्डिनेट को इक्वल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 6 = y + 3/2। तो ये हो गया आपका 12 = y + 3, तो y = आ गया आपका 9। इस बात को समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC और DEF, तो हम क्या करते हैं, ABC और DEF बना लेते हैं। ये हमने लिख दिया ABC। अब एक ट्राइंगल ऐसे बना लो, अभी इसको नाम नहीं देना, इनके वर्टिसेस नहीं लिखने हैं। उसने कहा कि जो P है वो E के बराबर है, मतलब एंगल B है वो एंगल E के बराबर है, तो हमने यहाँ पे E लिख दिया। इस बात को समझ गए।
इसके बाद उसने कहा कि जो एंगल सी है वो एफ के बराबर है, तो हमने यहाँ पर एफ लिख दिया। अब जब दो लिख गए हैं तो यहाँ पे डी लिख देते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बी क्या हुआ था, बी वाला एंगल ई के बराबर था। तो देखो दो एंगल अगर दो ट्राइंगल के बराबर हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो उन्हें क्या कहोगे, सिमिलर कहोगे। और इसमें एक खास बात कि ए बी है वो डीई का आधा है, तो डीई अगर दो रहेगी तो ए बी एक रहेगी, तो इनकी साइड का भी रेशियो आ रहा है, ठीक है, साइड का रेशियो आ रहा है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अच्छा जो सिमिलर होते हैं वो सभी के सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, समझ गए। ऑल कॉन्ग्रुएंट्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, इस बात को समझते होंगे आप लोग, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन इस पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी साइन ए इज इक्वल टू 7/25। देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है कोई भी, ए यहां पर है और सी यहां पर है, राइट एंगल एट बी बोला है उसने, तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है 25, तो अब इसे पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो ये 24 आ जाएगा, 24 है ना। और फॉर्मूला लगाना है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा करके आप निकालेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब उसने कहा है कि कॉस सी बताना है, बेटा कॉस सी, कॉस सी तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, सी के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस बीसी बन जाएगा और हाइपोटेनियस एसी बन जाएगा। तो बीसी की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस की 25 है, तो फाइनली आपका आंसर जो होगा वो होगा 7/25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर। अब देखो इसका मतलब है कि रेडियस 84 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड फ्रॉम 10:10 टू 10:25। तो देखो घड़ी की जो सुइयां होती हैं 10 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट का मतलब है कि सुई 2 पर है और 10:25 का मतलब है कि सुई 5 पर है। तो 2 के बाद 3 भी आता है, फिर 4 आता है, तो इनके बीच में गैप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो 90 डिग्री का गैप आ गया टोटल, है ना। एक कॉलम के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है, तो 90 डिग्री का गैप आपको बताना है कि 90 डिग्री का गैप होता क्या है। अगर हम निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr होता है। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका कितना 1/4 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 84। तो क्या करेंगे, 7 से हमने 84 को कट किया तो 12 आ गया, और 12 को कट किया 4 से तो क्या हुआ 3 आ गया। ओके 22 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 66 इंटू 2, और बचा हुआ था यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड 52 होते हैं, नीदर एन एस नॉर अ स्पेड। तो बेटा स्पेड कार्ड होते हैं 13 और ये एस कार्ड होते हैं 4, टोटल कार्ड होते हैं 52, 52। अब 52 में से ये होने नहीं चाहिए, तो हमने 13 कार्ड तो स्पेड वाले हटा दिए। अब स्पेड के अंदर जब 13 कार्ड हटे हैं तो एक एस भी हट गया, इसमें से बचे हुए एस कितने हैं 3। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 36 कार्ड आ गए हैं। अब टोटल कार्ड कितने हैं 52, 4 से कैंसिल आउट कर दो तो 9/13। तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ए पर, तो आप इसे ऑप्शन ए करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। 3 अलार्म्स क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल 20 मिनट, 25 और 30 मिनट। तो देखो
हमें क्या करना है, 25 के फैक्टर कर लेने हैं, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, 20 के फैक्टर कर लोगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसके बाद में आपको 30 के फैक्टर कर लेने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और एक 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा और बच गया है। क्लियर, एक 5 तो सब में कॉमन आ रहा था, एक 2 यहाँ से मिल गया कॉमन, ये 2 3 और बच गए हैं। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये देखो, 2 का मल्टीप्लाई 4 और 5 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 20। ओके, और ये हो गया है आपका 15। 15 और 20 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 300। अब ये 300 क्या आ गए, ये आ गए 300 मिनट। ओके, अब 300 मिनट को आर में चेंज कर लोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से डिवाइड करोगे तो अपने पास आंसर मिलेगा कितना, 5। ओके, अगर ये 12 बजे शुरू हुए थे तो अभी ये कब मिलेंगे, 12 प्लस 5, मतलब समझे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बजे। 5 बजे शाम को ये फिर से दोबारा जो अलार्म होंगे एक साथ बज जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन क्लियर करना था। अब हम लोग बात करते हैं किस क्वेश्चन की, 80 नंबर की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आपको प्रोडक्ट और जीरो दिए जाए तो यहां पे देखो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लिखा हमने k, एक्स स्क्वायर भी लिख दिया, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट एंड सम। प्रोडक्ट पहले है और सम बाद में है। तो प्रोडक्ट कितना है अपना, 5 है, सम कितना है, 8 है। तो यहाँ पे सम चाहिए तो 8x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट लिखा है तो 5। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा उसे आप टिक कर देंगे। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कितनी आसानी से आप, बहुत आसान पेपर था जिसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे और इजीली इस पेपर को हैंडल कर सकते थे, है ना। चलिए फिर भी, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन जो रहनी चाहिए आपकी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है पॉइंट ए पॉइंट बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखो जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर ओ हो गया, राइट। अब O का पॉइंट जो है वो है 2, -3 ठीक है। अब कोई पॉइंट अगर यहाँ पर होता है, इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस के बराबर ये तो होगा। एक पॉइंट मान लो कोई यहाँ पर है तो ये भी तो रेडियस का ही काम करेगा। अब इस पॉइंट का जैसे हमने नाम दिया B, तो B का कोऑर्डिनेट हो गया 5,7। A नाम दिया है तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं, -1,2। लेकिन दोनों की डिस्टेंस तो बराबर है, तो दोनों की इक्वल डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आया करता था आपका, तो वही वाला फॉर्मेट आप अप्लाई कर देंगे। कैसे लगाना है इसको देख लो। रूट के अंदर आपको क्या करना है, 2 -1, मतलब इसको लेकर के इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 -1 मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद 2 + 2 - प्लस 2 - का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद में इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 2 - 5 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस -3/-7 का होल स्क्वायर। तो दोनों माइनस अगर आ जाएं कभी तो उनको प्लस करके, यानी कि माइनस को कॉमन करके उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो वो ऑलरेडी प्लस वाली वैल्यू ही देता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको थोड़े थोड़े करके सीखते जाना है। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे, ये देखो 9 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर अगर खोलते हो तो 4 +/² -4/। ओके, इसका देखो 9 तो ये हो गया, प्लस ये हो गया 9/² प्लस 49, और इसके बाद में क्या मिल जाएगा आपको, 7 3 जा 21 प्लस यानी कि डबल 42/। ठीक है,
और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, -3 और -बाई था ये, माइनस का 3 माइनस का बाई, तो इनकी फाइनली ये हो जाएगा 4। इसको आप करेक्ट करके लिखिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। चलिए, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 2 + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस, अब ये है -3 और ये है बाई, -3 और -बाई, तो ये हो गए -4 इस पे स्क्वायर है। ओके, चलो ये हो गया 9 + 16 स्क्वायर इजकल टू 9 + 9 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42। 9 से 9 कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 स्क्वायर, माइनस का 42 इधर लेके आओगे और माइनस का 49 इक्वल टू 0। सारे नंबर 7 से कट रहे हैं तो बाई स्क्वायर -6 -7 इक्वल टू 0। 7 बन जा 7, 7 में से बन जाएगा तो बचेगा कितना 6। तो ये फैक्टर जो बनेंगे इसके बनेंगे बाई -7 बाई -1 इक्वल टू 0, सॉरी बाई +1। तो ये बाई इक्वल टू 7 और -1, तो 7 -1 वाला जो ऑप्शन है ये है बी ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए होंगे, और नहीं अगर आपको समझ में आया है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए फिर दोबारा से देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे। सेक थीटा √2 है तो इसका मतलब है कि थीटा 45। सर आपने कैसे बताया? बेटा टेबल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी, उसके अंदर आप देखोगे कि सेक में √2 कब आता है तो पता चलेगा आपको कि थीटा इक्वल टू 45 पर है। अब इसमें डाल दो यही वाली वैल्यू 1 + tan 45, ओके, अपॉन में sin 45। अब 1 + 1 ये हो गया 2 और इसका वैल्यू होता 1/√2, तो फाइनली ऊपर क्या लिख गया 2 लिख गया और ये क्या लिख गया है 1/√2। इस बात को समझ गए। ये है मेन डिनोमिनेटर और इसका कंप्लीट फ्रैक्शन बनाओगे तो 2/1 हो जाएगा, ओके, और इसे देखोगे तो 1/√2। ये सबसे नीचे वाली फिगर सबसे ऊपर जाती है और ये दोनों मल्टीप्लाई करके नीचे आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2√2/1। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो क्या है 2√2। बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे इसको, तो ये 2√2 आंसर आएगा। ठीक है, जो भी इसको नहीं समझ पाए हैं तो ये देखो मेन डिनोमिनेटर का ऊपर का पोर्शन जो है उसे कंप्लीट फ्रैक्शन में डिवाइड करो और ये भी जैसे ये 2/1 लिखा गया है, इस बात को समझ गए ऐसे करके। और ये आपको सबको पता है जब हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो इसी प्रकार की चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 21, सेक्शन बी यहाँ पर आ चुका है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इसको डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ जाता है, तो हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो नंबर आएगा 1250। इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो नंबर आएगा 39375। इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो 15625। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर का जैसे ये लिखा है 1250 1250, ओके, दोबारा से लिख देता हूं 1250। इन तीनों नंबर का आपको फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या काम करता है? एचसीएफ एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। ओके, चलिए, तो ऐसा प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें आपसे तो देखो जैसे कि ये नंबर उठाया आपने,
625 का डबल कर दो तो 1250 हो जाता है, मतलब इसने इसको डिवाइड किया। अगर हम बात करें 15625, ये ऑलरेडी 25 का क्यूब होता है। ओके, अगर ये 25 का क्यूब है तो फाइनली ये नंबर डिवाइड करेगा, 25 इंटू 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। 25 इंटू 25 625 होता है, जो कि स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी बात करो तो ये नंबर भी 625 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हम आपको क्या बताते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। अब अगर ये वैल्यू 0 के बराबर होता है तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और अगर ये 1 के बराबर होता है तो उसे श्योर इवेंट कहते हैं, या पॉसिबल इवेंट कहते हैं, या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं, है ना। ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो यही बात है 0 और 1 के बीच में। अब देखो, अगर ये वाली वैल्यू देखो तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आंसर देगी, तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता। 3% सर बड़ा नंबर है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे, तो बेटा 3% का मतलब होता है 3/100, और 2 जीरो अगर नीचे हैं तो उसे लिखा जाएगा 0.03। अब बताओ ये नंबर 1 से बड़ा है? नहीं है। 16/17 मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, तो इसे ही तो हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है, इम्प्रॉपर कभी नहीं होता, है ना। तो अपना आंसर क्या है? डी। इसमें कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 23 की। द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। बेटा 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल मेक्स इन मूविंग 132 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस क्या है? अब देखो ये आ गया है मीटर में, किलोमीटर में था, 1000 मीटर होते हैं। अब इसे बना लो कितने में? सेंटीमीटर। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करेंगे क्या? इसका एक रिवॉल्यूशन में मतलब सरकमफेरेंस। तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 21। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो 3। ठीक है, 22 या 66 इंटू 2 कितना आया? 132। बस इसके नीचे 132 लिखो, इसको इससे काट दो। कितना बच गया है? 10 की पावर 5, 5 जीरो बच गई हैं। तो आपका ये आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे डीपली क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप वैसे करना चाहें, मैं आपको समझाने के पर्पज से करा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी टाइम मिल जाए, मतलब ज़्यादा समय लग जाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? दो वैल्यू बेटा तभी आता है जब थीटा 45 होता है। टेबल के बेस क्वेश्चन है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 45 का भी 1 होता है, दोनों को जोड़ोगे तभी 2 आएगा। इसका मतलब है ये 45 रहेगा। अब 45 रहेगा तो sin 45 का क्यूब प्लस cos 45 का क्यूब। ओके, तो 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/2√2। ओके, सेम एज ए भी हो जाएगा 1/2√2। एलसीएम करोगे तो 2√2 आएगा। क्यों? क्योंकि लाइक डिनोमिनेटर से इनके, तो 1 + 1 ऊपर आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 2 अपॉन में, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2√2। 2 से 2 काट दो। ठीक है, आंसर आया क्या? 1/√2। ओके, लेकिन सर इसमें तो कहीं पे ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो 1/√2 है। अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करा दें तो फाइनली बन जाएगा √2/2।
√2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा और √2 बन जा √2। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा घुमा कर रखा गया है, तो इसलिए आपको सी आंसर का टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस बाई माइनस 9 इक्वल टू 0। बेटा इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 3x प्लस बाई इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है 1,3 और बी पॉइंट जो लिया है वो 2,7। इनके बीच में कहीं से भी लाइन ऐसी कट करके मान लो निकलती है, तो यहाँ पर ये किस रेशियो में डिवाइड करती है? k/1 लेट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्या? m1x2। ठीक है, ध्यान से समझना। m1x2 मतलब m1 का वैल्यू ये है, x2 का वैल्यू ये लिया, x2 और ये है बाई 2। ये हो गया आपका x1, ये हो गया बाई 1। ठीक है, ये हो गया आपका m1 m2। m1x2 तो 2k प्लस m2x1 तो 1 बन जा 1 अपॉन में कितना? k प्लस 1। फिर कोमा m2 बाई 1 m1x2 m1x2 तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे m1 बाई 2 तो ये हो जाएगा 7k प्लस m2 बाई 1 तो ये 3 हो जाएगा अपॉन में k प्लस 1। इस बात को समझ गए? अब ये क्या आया है? ये आया है पूरा x का वैल्यू और ये आया है y का वैल्यू। मतलब ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू उठाकर इस लाइन पर डाल दो। कितना आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y का वैल्यू क्या है? 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ओके, इक्वल टू 9। अब k प्लस 1 है तो इसे यहाँ पे हम 3 से इसे काट 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, वो एक में ही है। चलो k प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दो इस पर, तो ये क्या आ जाएगा? 9k प्लस 9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6k प्लस 3। इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई होना नहीं है तो ऐसे ही लिख दो 7k प्लस 3। 7k प्लस 6k तो ये आ गए कितने? 13k इक्वल टू 9k प्लस 3। कैसे आया? 9 में से 3 प्लस 3 6 माइनस कर दो तो 3 बच जाएगा। 13 में से 4 माइनस कर दो तो ये बच जाएंगे, 9 माइनस कर दो तो ये आ जाएंगे 4k इक्वल टू 3। तो बेटा k का वैल्यू क्या आया? k इक्वल टू आया 3/4। अगर आपने रेशियो लेट किया था k/1 तो यहाँ पे लिखोगे 3/4 रेशियो 1। तो फाइनल ये जो आंसर देगा वो क्या आंसर देने वाला है? 3:4 आंसर देने वाला है, कि सी ऑप्शन। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको भी आपको सॉल्व करना है और इसी क्रम से आप चलते जाएंगे। x-1 इज अ फैक्टर। अगर x-1 फैक्टर है तो इसका मतलब है x इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो px का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसे लिख लो 0 इक्वल टू 1 प्लस a प्लस 2b। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है? a प्लस b इक्वल टू 4। अगर इस 1 को इधर भेज दो तो -1 हो जाएगा, तो लिख दो क्या? a प्लस 2b इक्वल टू -1। ओके, ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, a ने a को काटा, b में से 2b माइनस करोगे तो माइनस का b आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, इनकी b इक्वल टू आ गया -5। अगर b का वैल्यू -5 आ गया, ठीक है, तो पहले तो तुम ऐसे ही टिक मार सकते हो कि किसी भी ऑप्शन पर b का वैल्यू -5 नहीं है, सिर्फ इस पर ही है। फिर भी आपके ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है a का पूछ लेता, तब क्या करते? तो यहाँ पे देखो a -5 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू
4 + 5, ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और a = 9 आंसर हो जाएगा। इनकी a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू -5, जिस ऑप्शन पे आपको दिख रहा है उसे टिक कर दो। क्लियर, आसानी समझ पा रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन। और वहीं पे 27, इफ a एंड b आर टू को प्राइम्स नंबर, तो को प्राइम नंबर जैसे हमने 6 के को प्राइम लेने हैं सपोज दैट, तो 2,3 आते हैं। अब 2 का क्यूब कर लो 8 आता है, 3 का क्यूब कर लो 27 आता है। बेटा बताओ इन दोनों में को प्राइम में क्या कंडीशन होती है कि दो नंबर कोई भी ले लो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करोगे 2 2 2 आएंगे, इसके 3 3 3 आएंगे, तो कॉमन तो कुछ आना नहीं है। मतलब HCF 1 होना चाहिए। जिनका HCF, जिन नंबर का HCF 1 होता है वो को प्राइम बोले जाते हैं। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं 3 और 4 को ले लेते हैं, तो 3 और 4 भी को प्राइम है क्योंकि इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है ना। 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब 64। अब बताओ इनमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्यूब भी उनके को प्राइम होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ओके चलिए 28, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ एरिया, ठीक है, 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, तो हमसे पूछा क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, और कौन सा स्क्वायर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक जैसे कि ये सर्कल है, ओके, इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, अंदर स्क्वायर होना चाहिए सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर जब स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझो कि जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल होता है। तो सबसे पहले हमें पता क्या है, हमें पता है πr² = 1408/7। तो पाई का वैल्यू डालोगे 22/7 इंटू r² = 1408/7। 7 ने 7 को काटा, ये काट दो भाई 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 704। अब 11 से काट दो इसको, तो 6 जा और 6 जा, सॉरी 4 जा। अब r = आ गया 8, r 8 आ गया, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये डायमीटर किसके बराबर है, a√2 के बराबर। a√2 क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल। ये आया है डायमीटर, ओके, डायमीटर। अब √2 से अगर इसे काटोगे तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी 8√2 आ जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो 64 × 2 आ जाएगा, जो कि होता है 128, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि अगर आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता है तो कितना है 16, तो तुम्हें क्या करना है, इसका d × d/2 कर दो, मतलब 16 × 16/2, तो 2 से 16 को काट दो तो 8 आ जाएगा, 16 8 जा 128, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 और दूसरा होता है साइड का स्क्वायर मतलब a², जैसे हम लोग कहते आए हैं साइड इंटू साइड, दो टाइप से एरिया। अब यहाँ पे डायगोनल ही आ गया था तो 16 × 16/2 कर दो तब भी 128 आ जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करते हुए ध्यान नहीं देते हो। आप लोगों की बुद्धि तब खुलती है जब हम पेपर देकर लौटते हैं कि अरे मैं तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी कमियां रहती हैं, सभी कमियां टीचर्स की नहीं होती। जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं,
आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि हम कब क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है पढ़ाई के स्तर पर, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। तो चलो इसका जो आंसर था ये हो गया है। चलिए यहाँ पर आते हैं और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कम समय में करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, चेक करना है भाई, एक बच्चा लग गया होगा, ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, बी सी की डिस्टेंस निकाल लो, फिर ए और सी की डिस्टेंस निकाल लो, तीन साइड आ जाएंगी, फिर उनमें देख लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। बेटा मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये देखो 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे ऐसे -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमने बना दिया है क्या, आप लोग समझ गए होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पॉइंट प्लॉट कर दो 4 कोमा -2, तो 1 2 3 4, 4 कोमा -2 का मतलब होता है कि आप यहां पर आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है 7 कोमा -2, तो 5 6 7 कोमा -2। तो देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी रही कि नहीं, -2 पे सीधी रही, ओके। चलिए अगला पॉइंट जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर देते हैं। ये पॉइंट हो गया 7 कोमा -2, ओके। अगला पॉइंट जो सी है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, और सी पॉइंट जो है वो 7 कोमा 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, और 9 कहाँ पे चलोगे, ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 ऊपर चलोगे तो यहां से लेकर के जब तुम ऐसे इसको खींचते हुए लाओगे, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा 7 कोमा 9, 7 पे ही है, तो 7 से ही नीचे आएगी उतर के, तो ये आ गई ऐसे। अब बताओ भाई ये कौन सा ट्रायंगल है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है -2 पे तो ऐसे इधर मैच कर गया और 7 पे ऐसे मैच कर गया। तो जब 7 पे ऐसे मैच कर गया तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर भी आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इन तीनों की साइड निकाल के फिर आप बना सकते हैं। आपको तो कम समय में आंसर देना होता है अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इसके जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस k+6/1, यानी कि फाइनली आ गया k+6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि 2 इंटू 2k+2k-1, ओके, अपॉन 1 मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 4k-2। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 टाइम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, कोई प्रॉब्लम, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ आ गया। यही चीज आप वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, k+6 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4k-2, ओके। तो ये हो जाएगा 2k+12 इज इक्वल टू 4k-2। 4k में से 2k जाएंगे तो यहाँ पे 2k बच जाएंगे, और 2 को इधर भेज दो तो ये 14 हो जाएंगे, 2 से काट दो तो 7 इज इक्वल टू k, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ k यानी कि 7, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। n इज द नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ले सकते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ये क्या लिखा है 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, सर क्यों, n इक्वल टू 1 डाल के चेक कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 11, कैसे 5 और 6 11 होते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 22 आएगा। बेटा लास्ट डिजिट क्या है 2, ये ऑप्शन आप तुरंत दे सकते हैं। सर वेरीफाई सबके लिए करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, n का वैल्यू 2 डाल के चेक करो, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू
25 प्लस 36, 5 का स्क्वायर होता है और 6 का स्क्वायर ही है, दोनों को ऐड कर लोगे तो 2 इंटू 61 आ जाएगा। ऐड करके 2 टाइम कर लोगे तो 2 और ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 गुना ही तो करना है। अब बताओ बेटा इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 2। यही पूछा है, ऑलवेज एंड्स विद द नंबर या विद द डिजिट। बात को समझे? बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, आप लोगों ने बस थोड़ा सा माइंड नहीं किया और क्वेश्चन को ठीक से नहीं कर पाए। अब देखो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है जो मैंने लाइन सेगमेंट ऐसे बनाई थी। तो P पॉइंट ये लिखा मैंने -3,2 और Q पॉइंट लिखा 5,7 और रेशियो कोई भी ले लिया हमने K:1, राइट। तो रेशियो आपको बताना है, K:1 रेशियो लेट कर लिया। अब ये हो गया आपका x1/1 और ये हो गया आपका x2/2। ओके, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला। और देखो ये क्या कह रहा है, इज डिवाइडेड बाय द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस अगर इसे डिवाइड करता है, मान लो बाई एक्सिस ऐसी निकल के जाती है, बाई एक्सिस निकलेगी, तो बाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो 0, बाई होता है। ठीक है, बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा कभी भी कहीं पर भी तो 0, बाई होगा। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो x, 0 होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम केवल एक वैल्यू निकालेंगे 0 जिससे हमें मिल रहा है, राइट। निकालते हैं m1 x2, m1 ये है, m2 ये है, m1 x2 तो ये है x2, तो ये हो गया 5k प्लस m2 x1 यानी कि -3 अपॉन में कितना k+1 इक्वल टू 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सब 0 में चला जाएगा, तो बचेगा 5k - 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3/5। रेशियो आपने बेटा लेट किया था K:1, तो यहाँ पे लिख दो 3/5 रेशियो 1। अब बताओ रेशियो क्या बन गया, 3:5। क्या बन गया, 3:5। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 33, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इज इक्वल टू p, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इज इक्वल टू q, p² माइनस q² बताना है। तो हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं p² माइनस q², p² माने इसका स्क्वायर होल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा a² cot² थीटा प्लस b² cosec² थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ओके, फिर माइनस के साइन। अब देखो ये प्लस का है तो तीनों प्लस आते हैं और माइनस करने से, ये वाला माइनस करने से तीनों माइनस में आएंगे, तो क्या लिखा जाएगा, b² cot² थीटा माइनस a² cosec² थीटा माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो फाइनली ये वाला वैल्यू इससे कट गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आ रहा है a² और इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है a² cot², इसमें आ रहा है b² cot²। तो हम क्या करते हैं, हमने कॉमन कर लिया cot² थीटा, तो क्या बच जाएगा a² माइनस b²। ओके, बात को समझ गए। इसके बाद में अब ये वाला टर्म बचा है और ये वाला टर्म बचा है, ये दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कॉमन है cosec² थीटा, तो हमने प्लस का cosec² थीटा कॉमन लिया। ओके, तो यहां से आएगा b² प्लस का a² माइनस का आएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं। ओके, माइनस कॉमन करोगे तो ये b² माइनस का हो जाएगा, a² प्लस का हो जाएगा, ऐसे लिख जाएगा। अब इन दोनों में देखो, दोनों टर्म पर a² माइनस b² कॉमन है, तो हमने a² माइनस b² कॉमन कर लिया। बचा क्या, बचा cot² थीटा माइनस cosec² थीटा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन इनकी साइन उल्टे हैं। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा।
तो ये हो गया -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो a नेगेटिव हो जाएगा और बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइनल आंसर। समझ गए बात को? तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का हाफ है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है। आधा किसका करना है देख लो ध्यान से बेटा, समझो इस बात को। क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर से आधा है, तो स्क्वायर से आधा कर दिया, 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करोगे तो फाइनली क्या बचेगा πr इजिकल टू a बच जाएगा। इस बात को समझ गए? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहा गया है, देन द रेशियो ऑफ सर्कल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहले किसका एरिया चाहिए हमें, सर्कल का, तो क्या होता है πr स्क्वायर का रेशियो किससे चाहिए हमें, इससे। a का वैल्यू ये है, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। अगर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो, है ना, a स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, लिख दो भाई, पाई स्क्वायर इजिकल टू पाई स्क्वायर r स्क्वायर। r स्क्वायर ने r स्क्वायर को काटा, पाई ने इसे काटा, तो क्या बचेगा 1 इजिकल टू पाई बचेगा। इज इम्प्लाई दैट, यानी कि 1 रेशियो पाई, इजिकल टू का मतलब ये रेशियो से है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रेशियो 22/7। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली रेशियो 7:22। बात को समझ गए हैं? बहुत कुछ टीचर ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया है। अब यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो कई लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। कोई 7:11 लगा के बैठे हैं, कोई 11:7 लगा कर बैठे हैं, जबकि करेक्ट आंसर जो है वो 7:22 है। राइट, चलिए आगे चलते हैं 35। और ये भी क्वेश्चन कई लोग गलत किए हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, A dice is rolled twice. The probability that 5 will not come up either time is. तो इसमें ये कहा गया है कि जो 5 है वो ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी टाइम। 2 बार रोल किया गया है, तो ना पहली बार में ना दूसरी बार में। जब पहली बार में या दूसरी बार में नहीं आएगा, इसका मतलब है कि 5 आएगा ही नहीं। अच्छा, हम लोग कॉलम कैसे बनाते थे, 1,1 1,2 ऐसे बनाते थे, 1,3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब निकालते थे, है ना, 1,5 1,6 ऐसे। तो इसमें से ये नहीं लेना है, मतलब 1 की लाइन से 1 कटेगा, दूसरे लाइन से 2 की लाइन से 1 कटेगा, तीसरे वाली लाइन से 1 कटेगा, चौथी वाली लाइन से भी 1 कटेगा, 5वीं वाली लाइन से 6 कटेंगे, 6 के 6 पूरे नहीं आएंगे, 6वीं वाली लाइन में से 1 कटेगा। ठीक है, चलो कितने कट गए, 6 ये निकल गए, 1 ये निकल गया 7, 1 8, 1 9, 1 10 और 1 11। 11 कम हो गए, 36 में से 11 कम कर दो बेटे, तो बचेगा कितना 25। 25 टोटल कितने हैं 36, तो ये आएगा करेक्ट आंसर। ओके, डी ऑप्शन 25/36। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 36, यहीं पे आप देख लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम जो है वो 2400 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, उनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। बेटा हम इसको एक सिंपल से लॉजिक से समझते हैं। एलसीएम को हमेशा, जो एलसीएम होता है उसको एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। ये बात नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। तो देखो 300 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 8 टाइम में, कट गया। चलिए, अगर आप
डिवाइड करते हैं 400 से तो भी कट जाएगा, 2 जीरो कटेंगे और 4 से 24 कटता है। 600 से काटोगे तो 2 जीरो कटेंगी, 6 से 24 कटता है। 500 से काटोगे तो 2 जीरो कटेंगी, लेकिन 24 नहीं कटता है 5 से, तो इसलिए ये ऑप्शन HCF नहीं हो सकता। समझ गए बात को? चलिए आगे। ये देखो आप लोगों को एक ये थ्योरम है फिगर में जो ये दिया गया है, इसके अंदर हम लोग लगाते हैं बीपीटी का यूज करके, फिर हम इसे ऐसे प्रूव करते हैं। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है उसको यूज करके ये चीज़ प्रूव करते हैं। किसी बच्चे ने लिखा है, ये बच्चों को क्लास में ये पढ़ाया गया था कि आप लोग इसके बेस्ड पे क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करेंगे। और फाइनली देखो क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं। बेटा x, y और z ये वाला वैल्यू 1/y होता है, और 1/x का वैल्यू क्या है 1/8 प्लस 1/z मतलब 6। इन दोनों का एलसीएम करोगे तो 24 आ जाएगा, 8 3 जा और 6 4 जा, तो फाइनली आया 7/24। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 7/24 है ही नहीं, तो बेटा यहाँ पर देखो 1/y का वैल्यू आया है। ये अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो y इक्वल टू 24/7 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए? ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका। क्वेश्चन आ गया है आपका 38, और 38 क्वेश्चन में लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस बात को हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, भली भांति। ए का मतलब है x डिग्री, बी का मतलब है 3x माइनस 2 डिग्री, प्लस सी का मतलब है y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज और दी गई है, एंगल सी माइनस एंगल बी। सी का मतलब है कितना 22 डिग्री, माइनस बी का मतलब है माइनस का 3x प्लस का 2 डिग्री इक्वल टू 9 डिग्री। ये गिवन है, ये सी है और ये एंगल बी है। इनको अगर उधर भेजोगे दूसरी साइड में तो y इक्वल टू 3x प्लस 7 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो y लिखा है इसकी जगह पर हम डाल रहे हैं, ये हो गया 3x प्लस x यानी कि 4x। कितना x हो गया 4x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गए 7x इक्वल टू 175। बेटा ये कैसे हुआ, ये देखो 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, और ये 5 इधर घट जाएगा तो 175। 7 से 175 को काटोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 डिग्री। क्या आ जाएगा 25 डिग्री। x अगर 25 आ गया तो इसमें डालोगे x का वैल्यू, तो y इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 7 यानी कि y इक्वल टू 75 प्लस 7 मतलब 82 डिग्री। और y का मतलब क्या है एंगल सी। अब आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, देखो एंगल ए फाइंड कर लिया है जो कि 25 डिग्री आया है, एंगल बी फाइंड कर लिया है, सॉरी बी नहीं किया है अभी, बी एंगल ये है, अभी हम आपको बताते हैं। एंगल बी इक्वल टू क्या है 3x माइनस 2 मतलब 3 इंटू 25 माइनस 2, तो 75 माइनस 2 दैट इज 73 डिग्री। ओके, तो एंगल V आ गया है 73 डिग्री और एंगल C आ गया है 82 डिग्री, जो कि आपने यहां निकाला था। चलिए क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज। दोनों को जोड़ना है, सबसे बड़े को, तो सबसे बड़ा है 82 82, सबसे छोटा है 25, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 10, कि 107 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, यहां के लिए मैं आपको बता देता हूं एक ट्रिक है जिसको आप अप्लाई करेंगे। क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर P आता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इज इक्वल टू वन अपॉन पी आता है। क्या आता है? 1 अपॉन पी। अब इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। क्यों करना है? हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे tan का वैल्यू चाहिए, sec का नहीं चाहिए। तो sec से sec काट दिया, ये आया 2 tan थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी। पी एलसीएम जाएगा तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे जो 2 है इस 2 को मल्टीप्लाई कराओगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को आप लोग समझ पाइएगा। चलिए 40 क्वेश्चन है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द वाई एक्सिस। देखो ये है वाई एक्सिस और ये ऐसे है एक्स एक्सिस, ओरिजिन है। अगर BC वाई एक्सिस पर लाई करता है, बेटा इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब ए किधर लाई करेगा? ए इधर भी लाई कर सकता है और ए इधर भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो जितना इधर जाएगा उतना ही ए इधर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए, लेकिन हम एक टाइप से क्वेश्चन निकालते हैं, बाकी का प्लस माइनस पे काम कर लेंगे। चलिए आगे क्या है, उसमें कहा गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी आर 0,-3। तो 0,-3 प्लॉट करोगे तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा 0,-3। ऊपर तो हो नहीं सकता इस पॉइंट पर, और इस पर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे x,0 आता है, यहाँ पे 0,y आता है, यहाँ पे 0,y आता है, माइनस का नंबर नीचे आता है। ये पॉइंट हो गया C, तो एग्जैक्टली ये B हो गया और ये पॉइंट A लेट कर लिया। A इधर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये नीचे की तरफ कितना यूनिट चला है? -3। अगर ये यहाँ -3 यूनिट चला है तो ऊपर कितना चला होगा? 3 यूनिट चला होगा। 60 डिग्री अगर ये एंगल है, क्योंकि सभी एंगल 60 होते हैं, तो ये इसके लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और ये बेस का काम करेगा। 60 पे क्या होता है? ये वाला निकलेगा 3√3। जब आप, हमारी एक वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये वाली वीडियो देखोगे जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, कि आप लोग बिल्कुल आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। ये 3 यूनिट है तो ये 3√3 यूनिट होगा, 3√3 यूनिट। बात को समझ गए? 3√3 मैं आपको यहाँ ठीक से लिख कर बताता हूँ कितना बचेगा। ये हो गया 3√3। अब अगर ये 3√3 इधर जाता है तो इसका मतलब होगा कि ये पॉइंट आएगा 3√3,0 और इधर वाला आएगा -3√3,0। ओके, तो प्लस माइनस इसलिए इस पर हमने ए पॉइंट के लिए लिया है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,3। तो फाइनली ए और बी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट ये आ गए हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये आ गए हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगाया है हमने कि tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan 60 का टेबल के अंदर वैल्यू होता है √3/1। तो परपेंडिकुलर √3 होता है, बेस 1 होता है। तो 1 इक्वल टू 3 यूनिट है तो √3 इक्वल टू 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। आप समझ गए? 3 है ये, तो ये 3√3 होता है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, ये बात भी समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक की बात करते हैं। एक केस स्टडी आई, इसमें क्या था कि अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विज एटसेट्रा। ही टेक्स अ फिक्स चार्ज, उसने एक फिक्स चार्ज रखा है फॉर द फर्स्ट 2 डेज, 2 दिन के लिए लगता है वो चार्ज, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज, आगे वाले दिन के लिए। अमृता है कोई, उसने 22 रुपए पे किए हैं, कितने दिन बुक रखने के लिए? 6 दिन। अब देखो
2 दिन के लिए फिक्स चार्ज यहाँ पे नीचे बताया भी गया है, देखो यहाँ पर एज्यूम दैट द फिक्स चार्ज बी एक्स, अगर एक्स को फिक्स चार्ज लेते हो तो एडिशनल चार्ज आपको बाई लेना है, तो 2 दिन का चार्ज होगा एक्स रुपया। ओके, अब बचे कितने दिन, 4 दिन बचे इनमें से, तो 4 दिन का पैसा क्या लगना है, 4 इंटू बाई, तब इन्हें कितना पे करना है, 22 रुपया। ये किसने पे किया, अमरूथा ने, ठीक है, जो भी है। और वहीं पे राधिका पेड 16 रुपीज कीपिंग फॉर दिस 4 डेज, मतलब 4 डेज, 2 दिन के लिए एक्स रुपया, बचे हुए 2 दिन के लिए एडिशनल, तब मिलता है, लगता है इनको 16 रुपया। ये पे किया किसने, राधिका ने, ठीक है। ओके, अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये और ये कट जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बाई, 22 में से 16 जाएगा तो शायद 6 बच जाएगा, बाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। एडिशनल चार्ज अगर 3 आ गया तो इसमें डाल दो, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 22, तो x इक्वल टू 22 माइनस 12 दैट इज 10, मतलब एडिशनल चार्ज जो है आपका वो 3 आ गया और फिक्स चार्ज जो है आपका 10। अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आया, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाई राधिका, तो राधिका का जो अमाउंट है इज एन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसमें आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करके बताना है। तो बेटा इसमें बताइएगा राधिका के लिए क्या था, चलिए कहाँ है क्वेश्चन, ये है, ठीक है। तो राधिका के लिए क्या बताया गया है, ये है x प्लस 2 बाई इक्वल टू 16, इसको टिक मार दो भाई, x प्लस 2 बाई इक्वल टू 16। और वहीं पर अमृथा के लिए क्या था, x प्लस 4 बाई इक्वल टू 22। ये देखो 2 क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो गए। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो हमने अभी फिक्स चार्ज क्या निकाला था, 10 रुपया निकाला था, और वहीं पे एडिशनल चार्ज क्या निकाला था, 3 रुपीज निकाला था। बाई का वैल्यू 3 आया था, एक्स का वैल्यू 10 आया था। ओके, एक्स का वैल्यू 10 था, बाई का वैल्यू 3 था। ये बच्चा कोई गलत लगा के आया है इसको। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाई बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 मोर डेज, दोनों को 2 दिन ज्यादा रखना है ना। तो अच्छा, अभी तक कितना रुपया पे कर चुके हैं, 22 प्लस 16, इतना रुपया ये लोग पे कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लो कि 2 दिन अमृता को बुक रखनी है और 2 दिन इसे, तो 2 दिन रखने का 6 रुपया इसको लगेगा और 6 रुपया इसको लगेगा, क्योंकि एडिशनल चार्ज ही तो देना है, फिक्स चार्ज तो देना नहीं है। तो 2 दिन के 6 रुपए इसे देने हैं और 2 दिन के 6 रुपए इसे देने हैं, टोटल कितने रुपए लग जाएंगे, इनसे 12 और लग जाएंगे, तो ये टोटल पैसे रुपए बन गए हैं आपके कितने, 50 रुपए। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेपेजियम है। अब देखो ट्रेपेजियम अगर है तो इसके अंदर अगर हम बात करें, ये वाला एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है ये वाला एंगल, ठीक है, इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये वाला एंगल, 3 लाइन जिस पे हमने की हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो जब तीनों एंगल बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, तो इससे कौन कौन से ट्राइंगल AOB और COD सिमिलर हो गए। तो यही पूछा गया है, AOB और COD सिमिलर अगर हैं तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरी बात इसमें हम कर लेते हैं कि अगर ये 5 है ये 10 है तो AB अपॉन CD, मतलब ये 2 ट्राइंगल ले लें AOB और COD, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, AB और CD का रेशियो अगर निकालना चाहें, AB बाई CD, AB और CD का रेशियो, इसको ये ज़्यादा कुछ डेंजरस बन गया है,
ABCD का रेशियो हो जाएगा 5/10, दैट इज 1/2। अब इन दो ट्राइंगल में चाहे एल्टीट्यूड निकालो, चाहे पेरीमीटर निकालो, चाहे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं, एंगल बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं, उनका अगर लेंथ चाहिए, इन रेडियस, सरकम रेडियस वगैरह वगैरह, तो सभी प्रकार की सेंटीमीटर यूनिट टू सेंटीमीटर यूनिट, मतलब ये रेशियो सेम रहता है। ओके, वहीं पे अगर एरियाज की बात की जाए तो सेंटीमीटर से क्या बन जाता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, तो इसलिए उसे स्क्वायर करा के आंसर देते हैं, या एरिया से हम साइड और एल्टीट्यूड पेरीमीटर्स पर आ पाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ एओबी और सीओडी। तो अभी हमने जो प्रूव किया था वो एओबी और सीओडी ही किया था, तो इनके एरियाज का रेशियो क्या होने वाला है, 1/4, माने तो एओबी का रेशियो कितना आ जाएगा 1 रेशियो, और सीओडी का एरिया कितना आ जाएगा 4। अगर एओबी पहले है सीओडी बाद में है तो 1:4, ठीक है, और सीओडी पहले है एओबी बाद में है तो 4:1। तो देख लेते हैं क्या है, एओबी पहले है सीओडी बाद में है, तो इसलिए आपका आंसर जो रहेगा वो 1:4 रहेगा। इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ AOB टू द पेरीमीटर ऑफ COD वुड हैव बीन 1:4, उसने ये कहा है कि AOB और COD का रेशियो, मतलब किसका, पेरीमीटर्स का रेशियो, तो पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2 इक्वल टू 1/4। पेरीमीटर के रेशियो से आपको जाना कहां पर है, साइड पर, तो इनकी साइड को भी हम लोग अगर देखना चाहें तो जो रेशियो पेरीमीटर का होता है वही साइड का रेशियो भी होता है, तो AB/CD कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो CD बन जा CD और ये 4 टाइम AB। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए वहीं पे हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन जो है वो है इन ट्राइंगल AOD, इन ट्राइंगल BOC, कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं, उनमें ये और ये और ये बराबर है, तो अब इस पे कौन सा आपका आंसर करेक्ट होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक देखो सिंपल सा लॉजिक आपको बताते हैं, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है और बहुत आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, है ना। ये देखो बेटा, हम इसको लिख दे रहे हैं AOD, लिख दिया, और इसे लिख दे रहे हैं BOC, क्या लिख दे रहे हैं, BOC लिख दिया। चलिए, क्यों लिखा आप लोग अभी समझ पाएंगे। AO/BC, AO/BC, AO का BC के साथ रेशियो है, जो आंसर आ रहा है वही रेशियो AD और BO के साथ होना चाहिए, तो AD/BO, AD का मतलब ये वाली साइड है और BO का मतलब ये वाली साइड है। पहला रेशियो इन दोनों साइड का बराबर हो गया, दूसरा रेशियो इन दोनों साइड का बराबर हो गया, तीसरा रेशियो OD/OC करना है, तो OD/OC माने थर्ड रेशियो, ये भी सेम है। ओके, अब देखो इनका रोटेशन, या तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट वाली साइड से थर्ड पे जाओ फिर सेकंड पर जाओ, या फर्स्ट से सेकंड पर थर्ड पर, जैसे भी ऑर्डर आपको बनाना है वही बना लो। एक ट्राइंगल को 6 टाइप से लिखा जा सकता है, सिमिलरिटी के रूप में या कॉन्ग्रुएंसी के रूप में। चलिए कैसे लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ से लिखा है, जैसे इस पर लिखा है AOD और BOC, तो हमने AOD का ऑर्डर बनाया, मतलब एक से शुरू करेंगे फिर थर्ड पर जाएंगे, तो हमने लिखा AOD। तो यहां से क्या बनेगा, एक से शुरू करेंगे, एक वाली साइड ये, इससे शुरू करेंगे और थर्ड पर जाएंगे तो COB बनेगा। क्या बनेगा, रोटेशन देखिए, फर्स्ट वाली साइड ये है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं,
AOD, ठीक है। तो यहां पे से हमारी कौन सी साइड बनने वाली है, CBO। अगर हम फर्स्ट ADO कर रहे हैं तो AOD और BOC इस टाइप से लिया है, तो इनमें देखो कहीं ना कोई तो अंतर है। तो यहां से क्या आ रहा है, AOD सिमिलर ट्रायंगल किसके, CBO, नहीं COB, फर्स्ट से थर्ड पर जाओगे, है ना। फर्स्ट पूरी कवर करनी है, फिर थर्ड पर जाओगे। तो फर्स्ट पूरी कवर करनी है, ये देखो यहां से शुरू करोगे, फिर फर्स्ट पूरी कवर करनी है, फिर इस पर जाओगे, ये बनेगा BCO। ऑर्डर को एक बार फिर से समझ लो, BCO, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, करेक्ट। फिर से समझ लो अगर आप नहीं समझ पाए हैं। फर्स्ट वाली साइड कौन सी है, अगर हम फर्स्ट से चल रहे हैं थर्ड की तरफ, ओके, तो एरो ऐसे लगाओगे, लगाया एरो, फर्स्ट से थर्ड की तरफ एरो लगा दो, फर्स्ट से थर्ड की तरफ एरो लगा दो, तो ये एरो कुछ इस टाइप से लगेगा, लगा दिया। चलो अब एरो के पीछे से चलना शुरू करो, तो AOD, यहाँ पे BCO, पता चल गया। तो ऐसे आप इसको सिमिलर बता सकते हैं। बी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। और ये आपके एग्जाम का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स AOB एंड COD इज 1:4, एरियाज का रेशियो 1:4 है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा, जबकि ये बात गलत है। द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैव द रेशियो 1:2, तो हमने आपको क्या बताया था, चाहे पेरीमीटर्स हों, चाहे एल्टीट्यूड्स हों, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हों, चाहे मीडियंस का रेशियो पूछा जाए, ठीक है, ये सब रेशियो सेम आते हैं। एरियाज के बाद अगर इनका जो रेशियो आएगा, ये भी 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2 होगा, ठीक है। तो 1:2 होगा, तो आपको ऑप्शन 1:2 वाला देना। देखो यहाँ पे मीडियंस भी लिखा है, मीडियंस का रेशियो 1:4 बता रहे हैं, जो कि गलत है। एंगल बाइसेक्टर देखो लिखा है, ये भी गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पर पेरीमीटर्स का रेशियो पूछ ले, एल्टीट्यूड्स का रेशियो पूछ ले, और इसके बाद में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रेशियो पूछ ले, मीडियंस का रेशियो आ जाए, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो आ जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन रेडियस, सरकम रेडियस से संबंधित जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेस्ड किसके होते हैं, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनसे बनता है। एंगल बाइसेक्टर से बनता है इन सर्कल, जिसकी रेडियस इन रेडियस होती है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उससे आपका बनता है सरकम सर्कल, और इसकी रेडियस का नाम होता है सरकम रेडियस, ओके। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतर जानकारी मिली होगी और आप लोगों ने पूरा पेपर बखूबी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सीखा होगा। लेकिन हाँ, ये पेपर तो हो गया, लेकिन आगे के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आप करो इस स्तर पर कि अगली बार जो पेपर आपको देखने की ज़रूरत पड़ी, इसमें आप लोग खुद ही घर बैठकर सॉल्व कर पाएँ और खुद से ही आप अपने आप को एनालाइज कर पाएँ, अपने आप का मूल्यांकन कर पाएँ, अपने आप को एवेल्यूएट कर पाएँ। अगर आप अपने आप को एवेल्यूएट कर लेते हैं तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। लगेगा कि हाँ, मैंने बच्चों को जो सिखाया है
उनमें बच्चे सक्षम हैं। ओके, और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी एक प्रॉपर जानकारी मिल जाए। और देखो, अभी आपकी जब ऑथेंटिक जो आंसर की आ जाएगी तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ वास्तविकता क्या थी इस पेपर की। तो आपको हमने एक एक चीज को सॉल्व करके बताया है, अब इससे बड़ा ऑथेंटिकेशन और क्या चाहिए आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर की डालने वाले लोग हैं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म से सभी लोगों ने आंसर की डाली हैं, टीचर्स ने, तो कहीं कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, कहीं कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो फुल ऑफ में से फुल नहीं लगता है कि 50 में से 50 को कराया हो किसी ने, और वो भी करेक्ट तरीके से। और आपको तो सॉल्यूशन के माध्यम से भी, आपको एक तो आंसर की भी दे दी गई है और सॉल्यूशन के माध्यम से भी आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके भी बता दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए, और यहाँ पर जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, जो नॉलेज मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिलती है। कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ठीक, ऐप का नाम भी यही है, त्रिकॉर्ड क्लासेस। ठीक है, त्रिकॉर्ड क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड करके आप अपने बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे 70 530 73 530, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वास्तव में मज़ा आया होगा वीडियो में, और आप लोगों को अगर प्रॉपर जानकारी मिली है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दिखा दीजिएगा कि हाँ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। ओके।